गर्ल्स, कैसे हो आप सब? हो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्त सी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है हमारा वो है AR क्वेश्चंस के ऊपर। AR मतलब एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें हम ऐसे 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और माइट भी अब जो लास्ट आप एग्जाम्स दोगे अपने टर्म 2 के उसमें भी ये रिपीट हो जाएं। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच करो, जानने के लिए वो कौन से 10 रिपीटेड क्वेश्चंस और मेरे साथ उनको प्रैक्टिस करने के लिए। बट बिफोर मूविंग टू आवर सेशन, लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग सा न्यूज, जो कि है कि आपके अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स जानू सर, हर्ष सर और विनय सर आप लोगों से मिलने आ रहे हैं वेदांतु भारत यात्रा पे। लेकिन अब मिलने कहाँ और कैसे आ रहे हैं वो बड़ा कंफ्यूजन है। तो भाई वो कंफ्यूजन भी व्हेन एंड वेयर का मैं दूर कर देती हूँ। आज के दिन ही 28 अक्टूबर जो आज है, आज आप उनसे बेंगलुरु में मिल सकते हो। HSR लेआउट में यहाँ वेदांतु का ऑफिस है, वहाँ पे 6 PM पे आप, ये वेन्यू है, वहाँ मिल सकते हो। कल आप उनसे पुणे में मिल सकते हो, जिसका वेन्यू का डिटेल भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और फिर 4th और 5th नवंबर को आप उनसे न्यू दिल्ली में मिल सकते हो। उनसे मिलने के लिए बस आपको कुछ करना नहीं है, गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको बस फिलअप कर लो और आपके पास एक प्यारा सा तड़कता भड़कता इन्विटेशन पहुंच जाएगा। वो इन्विटेशन लेकर के आप आ जाना और अपने प्यारे मास्टर टीचर से मिल लेना। और आपसे उनको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ पूछना है, आप सब कुछ पूछ सकते हो उनसे, जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपको अपने कैरियर रिलेटेड गोल्स के बारे में कुछ डिस्कस करना है। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन, दैट इज द एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस, जो कि होंगे आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ। मॉर्निंग मोटिवेशन भी तो जरूरी है ना बच्चा लोगों। सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू बी। भाई सक्सेस एक्सीडेंटली नहीं मिलती है, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। हार्ड वर्क, परसिवरेंस, कंटिन्यूअसली लगे हुए हो, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइंग, अपनी फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म के सारे सीरीज को त्यागना, खेलने कूदने को त्यागना, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ही आपको अपने सक्सेस के नज़दीक लेकर के जाती हैं। तो मेक श्योर करना कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो अप कर रहे हो, ताकि आपकी सक्सेस को कोई एक्सीडेंट ना बोल सके, वो सच में आपका हार्डवर्क का ही वो रिजल्ट हो। चलो मूविंग फॉरवर्ड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो डायरेक्शंस क्या होंगे आपके सॉल्व करने के एक्चुअली में, कि आपको एक एजर्शन दिया जाएगा। एजर्शन मतलब एक तरीके से क्वेश्चन होगा, उसका रीजन दिया जाएगा, जिसे हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं, वैसे एजर्शन और रीजन में आपको क्वेश्चन भी दे दिया गया होगा और उसका रीजन भी दे दिया गया होगा। बस आपको पहचानना है कि भाई एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ऐसे 4 ऑप्शंस अपने एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व करके लिखने पड़ेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा एजर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एजर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, फिर एजर्शन ही गलत है, रीजन लेकिन सही है। तो इस तरीके के 4 फ्रेम्स वाले क्वेश्चन आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अगर आपको एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके के ऑप्शंस आप अपने एग्जाम पेपर में लिखोगे। ठीक है, और भाई मैं बता दूं एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो अगर आप अपनी 9th क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो 10th क्लास में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो मूविंग फॉरवर्ड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ सेल स्वेल up when present in a hypotonic solution, more water molecules enter the cell than they leave। भाई उसने ये बोला है कि देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेल जो है यहाँ पे वो स्वेल हो गया। कैसे स्वेल हो गया, उसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया था। सेल को हम लोगों ने, ये हमारा सेल है, ठीक है, उसको हम लोगों ने कौन से सोल्यूशन में रखा है,
हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अब हमें पता है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कंटेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेल। सेल के अंदर पानी का कंटेंट कम होता है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। और आपने पढ़ा है ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है? हाई टू लो कंसंट्रेशन पे होता है। हाई टू लो कंसंट्रेशन आपका वाटर मूव करेगा। तो भाई हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो पानी बाहर से अंदर मूव करने लग जाएगा और हमारा सेल मुटल्लो हो जाएगा, मोटू हो जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला रीजन में कि मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल देन दे लीव। एग्जैक्टली भाई, जितना पानी बाहर नहीं जाएगा उससे ज्यादा पानी उसके अंदर एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से सेल जो है वो क्या हो गया? स्वेल हो गया, मोटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इससे हमें क्या पता चलता है कि a cell swells up when present in a hypotonic solution because, देखो exertion और reason वाले क्वेश्चन ना सबसे अच्छा तरीका होता है because लगा करके सॉल्व करना उसको। ठीक है, because अब यहाँ पे लगाओ because स्वेल हो गया बिकॉज मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल देन दे लीव। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा एजर्शन भी करेक्ट हो गया, रीजन भी ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे एजर्शन का। ठीक है, क्या हो गया? बोथ एजर्शन और रीजन हमारा ट्रू है और रीजन भी क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे एजर्शन का। हमने पढ़ा है अगर सेल जो है किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जाता है जिसमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, सल्यूट मतलब सॉलिड सब्सटेंस, और हायर कंसंट्रेशन होता है वाटर का कंपेयर टू द सेल, कंपेयर टू द सेल सैप। सेल सैप का मतलब सेल के अंदर जो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक्सटर्नल सोल्यूशन में से सेल के अंदर चले जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which lack ribosomes is called smooth endoplasmic reticulum। एग्जैक्टली भाई, हम यही तो बोलते थे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ऐसे रेटिकुलम होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से हमने उनका नाम क्या रख दिया है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उनकी सरफेस ऐसा स्मूथ सी दिखती है। अगर आपकी सरफेस के ऊपर ऐसे कोई दानेदार चीज लगी होगी, राइबोसोम्स लगे होंगे, तो वो रफ ही दिखेगी, है ना। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, तो इसकी वजह से वो क्या दिखता है? थोड़ा सा स्मूथ दिखता है कंपेयर टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई इसका रीजन उसने क्या दिया है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। बिकॉज लगा दो भाई यहाँ पे एक बार। The endoplasmic reticulum which lack ribosomes is called smooth endoplasmic reticulum because smooth endoplasmic reticulum is mainly involved in protein synthesis। क्योंकि वो mainly involve होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसीलिए उसमें राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होती और इसीलिए हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। भाई रीजन तो गलत हो गया ना हमारा। पहली बात तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता ही नहीं है, वो किसकी सिंथेसिस करता है? लिपिड की सिंथेसिस करता है। तो भाई यहाँ पे क्या आंसर हो गया? हमारा एजर्शन तो ट्रू था लेकिन रीजन तो क्या हो गया? गलत हो गया, फॉल्स हो गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते और वो मेनली लिपिड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो भाई रीजन जो हो गया वो ना तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट था ना ही वो खुद करेक्ट था, तो वो रीजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया, लेकिन एजर्शन हमारा करेक्ट था। समझे कि नहीं बुड़बको? आया समझ में कि नहीं? कैसे सॉल्व करना है? सिंपल सा तरीका होता है, एजर्शन जहां खत्म होता है वहां पे बिकॉज लगा दो और उसके बाद रीजन चेक करो करेक्ट है कि नहीं है। करेक्ट है तो भाई ट्रू है, नहीं करेक्ट है तो या तो स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा वो करेक्ट सा। तो भाई इसी तरीके से हमको अपने एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। समझे कि नहीं? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 3rd नंबर वाला क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। भाई अब सेमी ऑटोनॉमस की मैं मीनिंग आपको बता दूं कि सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि
उसके पास अपना खुद का डीएनए भी है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अपने खुद के प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर सकता है। क्या कर सकता है, अपने खुद की प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर सकता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है, सेमी मतलब आधा, ऑटोनॉमस मतलब अपना काम आधा वो खुद कर सकता है। तो भाई जैसे बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल को डीएनए और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो न्यूक्लियस के पास जाते हैं। सिमिलरली जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, उनके पास खुद का डीएनए भी होता है, जिसकी वजह से वो आधे से ज्यादा खुद के प्रोटीन्स खुद से ही बना लेते हैं, क्योंकि भाई डीएनए के अंदर ही तो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो जीन क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन बनाओ, है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास खुद का डीएनए है, तो वो उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम ये टाइप का प्रोटीन बनाओ। तो इसीलिए हम उसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खुद का प्रोटीन खुद से बना लेता है। तो भाई उसके बिकॉज लगा लो, अगेन यहाँ पे बिकॉज लगा दो और रीजन पूछो क्या आ रहा है। दे आर फॉर्म बाय द डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनेल एंड कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। भाई ये तो गलत ही हो गया, उसके पास डीएनए भी होता है और वो खुद की प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है ना, क्योंकि अपनी खुद की, भाई डीएनए है तो खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग तो कर ही लेगा ना ऑलरेडी, है ना। डीएनए है तो भाई सिंथेसाइज कर सकता है प्रोटीन को। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, कि उनके पास लैक होता है, वो खुद का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी उनके पास नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो गया, एजर्शन तो हमारा ट्रू हो गया, एजर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, लेकिन रीजन हमारा स्टेटमेंट ही फॉल्स है। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। जब स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो आगे क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलो मूविंग अहेड विद द, देखो एजर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है और अपना खुद का ऑर्गेनेल और क्या होता है, प्रोटीन मशीनरी भी होती है, जो कि इनके खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती है। इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। समझे कि नहीं बुढ़वा को? गुड बॉयज, गुड गर्ल्स एंड गुड बॉयज। चलो जरा पानी पी लेते हैं, उसके बाद वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके, तुम लोग भी पानी पी लो, सबके सब। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 4th नंबर वाला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज plasma membrane allows some of the molecules to pass through it easily than the others। भाई हमने क्या पढ़ा है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ, सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग हुआ कि वो सम ऑफ द सब्सटेंसेस, इट अलाउ ओनली सम ऑफ द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, अलाउ सम ऑफ द substances to pass through it, some of the substances to pass through इट, जिसकी वजह से हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो भाई हमारा एजर्शन तो क्या है, एजर्शन तो ट्रू है, साथ साथ में हमारा रीजन भी क्या है, ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? अब आपने बिकॉज लगाया था, तो बिकॉज में आपको आंसर मिला कि नहीं मिला, कि हम उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज वो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने की परमिशन देता है। इसी की वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या हो गया आंसर, यहाँ पे हो गया कि एजर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और साथ साथ में रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एजर्शन का। तो सिंपल सा एक ट्रिक हुआ कि एजर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को बिकॉज लगा करके सॉल्व करना चाहिए। एजर्शन के लास्ट में आकर के, एजर्शन के लास्ट में बिकॉज लगाओ, और अगर आंसर में आप लोगों को, अगर आंसर में रीजन मिल रहा है, अगर आंसर में रीजन मिल रहा है तो वो क्या है, सही है, अदरवाइज वो फॉल्स है। सिंपल। ठीक है, आ गया समझ में?
ठीक है, अभी यहाँ पे तो हम लोगों ने दो टाइप के एजर्शन रीजन सॉल्व करे, एक जिसमें रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, और दूसरे हमने सॉल्व करे कि रीजन तो स्टेटमेंट ही फॉल्स है, आपका एक्सप्लेनेशन तो छोड़ दो, वो स्टेटमेंट ही फॉल्स है। अब हम एक थर्ड टाइप के एजर्शन रीजन पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, रीजन जो होगा हमारा करेक्ट भी होगा, सही होगा स्टेटमेंट, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब समझे, रीजन हमारा ट्रू तो है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसे टाइप के भी हम एजर्शन रीजन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमारा रीजन करेक्ट भी था और एक्सप्लेनेशन भी था, और या तो वो स्टेटमेंट ही पूरा गलत था, ठीक है। तो अब हम एक थर्ड टाइप के रीजन पढ़ेंगे जिसमें रीजन ट्रू तो है, उसका स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। सिमिलरली ये सारे कंडीशंस आपके एजर्शन के साथ भी जाते हैं, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 5th नंबर वाला, ल्यूकोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्लोरोप्लास्ट स्टोर फैट, स्टार्च एंड प्रोटीन्स हैं। ये क्या हो गया, हमने तो भाई 3 टाइप के प्लास्टिड्स पढ़े हैं, है ना, हमने कितने टाइप के प्लास्टिड्स पढ़े हैं, 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स पढ़े हैं, जिसमें से हम लोगों ने ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा है, ठीक है, एक हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट, एक हमने पढ़ा है क्रोमोप्लास्ट, है ना। तो अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स विच स्टोर्स फैट, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का स्टोरेज करते हैं। क्या करते हैं ये स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। और फिर भाई हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़े जो क्या करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास एक क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जैसे कि मेरा पेन ग्रीन कलर का है। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़े हैं, ये क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ये डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को कलर इम्पार्ट करते हैं, दे इम्पार्ट कलर्स, है ना। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को कलर इम्पार्ट करते हैं, जैसे कि लीव्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, टमाटो हो गया आपका, है ना, अनियन हो गया पर्पल कलर का, टमाटो हो गया रेड कलर का, ठीक है, कैप्सिकम हो गया ग्रीन कलर का, येलो कलर के बेल पेपर्स, ये सारे जो कलर्स होते हैं वो आपके क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट करता है। और क्रोमोप्लास्ट का ही पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जो कि क्या उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, और ये किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस का। जबकि हमारे ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये कौन कौन सा स्टोरेज करते हैं, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। तो कहीं ना कहीं हमारा एजर्शन भी गलत हो गया और रीजन भी गलत हो गया। एजर्शन भी क्या है, फॉल्स है हमारा, और रीजन भी क्या है, फॉल्स है। तो ना ही कोई सही है ना ही कोई गलत है, क्योंकि ये फंक्शन ही गलत बता रहा है। ल्यूकोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नहीं, वो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो भाई एजर्शन भी गलत हो गया हमारा और रीजन भी गलत हो गया, ठीक है। एजर्शन इज ऑल्सो फॉल्स बट रीजन इज ट्रू है। ये गलत लिखा हुआ है, रीजन भी फॉल्स ही है, रीजन भी फॉल्स ही है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब फैट वगैरह का और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह का स्टोरेज करते हैं। तो भाई इसका आंसर ये होगा कि एजर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है, उसमें गलत लिख दिया गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। तो ध्यान रखना भाई सारे फंक्शंस जो बताए। Now moving ahead with the next question. Cell wall is a non-living part of the cell. It offers protection, definite shape and support. भाई सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। और क्या करती है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। क्या करती है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट, और उसके स्ट्रक्चर को भी एनहांस करती है, उसके स्ट्रक्चर को भी डिजाइन करती है। तो कहीं ना कहीं रीजन तो हमारा करेक्ट है, लेकिन एजर्शन जो है भाई वो भी करेक्ट ही है। लेकिन सेल वॉल नॉन लिविंग होता है क्या, है सेल्यूलोज से बना है तो माइट भी नॉन लिविंग होता होगा,
ठीक है। अब सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल बिकॉज, हाँ जी, नॉन लिविंग इसीलिए होता है, हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि जो भी फंक्शन आपका सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट का कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं डेड पार्ट ऑफ द सेल होंगे। तो ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्शन भी ऑफर करती है, डेफिनेट शेप भी, और उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, इसीलिए उसको हम नॉन लिविंग पार्ट भी बोलते हैं। तो भाई एजर्शन और रीजन हमारे दोनों ही करेक्ट हो गए, और रीजन भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया एजर्शन का। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है, ये आउटर कवरिंग होती है, रिजिड होती है, प्रोटेक्टिव होती है, सपोर्टिव होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है प्लांट सेल्स में। ठीक है, सेल वॉल सबसे आउटसाइड लाई करती है, इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है, एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। अभी मैंने बताया क्या क्या प्रोवाइड करता है, डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, और साथ साथ में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, तो भाई सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग पार्ट होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है आपके प्लांट सेल को, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, साथ साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के इनर स्ट्रक्चर को भी काफी हद तक प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करता है। समझे कि नहीं? आया समझ में? पक्का? कोई डाउट इसमें अभी तक का? अच्छा चलो 2 मिनट रुक जाओ, पानी पी लूं, उसके बाद वापस से स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 7th नंबर वाला हमारा। अ सेल मेम्ब्रेन शोज फ्लूइड बिहेवियर बिकॉज देखो अभी हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है। कैसी होती है? वो रिजिड होती है। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो ये हल्की सी फ्लूइड नेचर में होती है। कैसी होती है? हल्की सी फ्लूइडिटी होती है इसमें, हल्की सी फ्लूइडिटी, जिसकी बेसिस पे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आप लोगों ने सुना होगा। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, मोज़ैक मॉडल जो होता है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसकी वजह से आता है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की वजह से। और हमने पढ़ा है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली किससे बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। इन दोनों मॉलिक्यूल की वजह से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हल्की सी फ्लूइड नेचर में होती है। हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे पानी की तरह ही बह रही हो, ऐसी नहीं होती है, हल्की सी फ्लूइड नेचर में होती है हमारी। तो भाई इसमें क्या बोला गया है? अ सेल मेम्ब्रेन शोज फ्लूइड बिहेवियर। फ्लूइड बिहेवियर का मतलब हल्का सा फ्लो हो सकती है, बिकॉज अ मेम्ब्रेन इज अ मोज़ैक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। क्योंकि मेम्ब्रेन मोज़ैक होती है। मोज़ैक का मतलब क्या होता है? जिसमें हम क्यूब्स डिफरेंट कलर के मिला करके एक नया सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स ऐड हो करके वो फ्लूइड बिहेवियर की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया? हमारा एजर्शन भी क्या हो गया? ट्रू हो गया, और रीजन भी जो हो गया वो भी ट्रू हो गया, और साथ साथ में रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। क्या हो गया? रीजन हमारा एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ठीक है, तो भाई एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एजर्शन का। ठीक है, देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड बिहेवियर शो करती है। ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से प्रूव किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। उनके अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो डू नॉट हैव यूनिफॉर्म डिस्पोजिशन। यूनिफॉर्म डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि कहीं कहीं पे लिपिड्स ज़्यादा हैं, कहीं कहीं पे प्रोटीन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक जैसा पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता। लिपिड और प्रोटीन्स की वजह से ही वो सॉलिड नहीं होती, हल्की सी लिक्विड होती। क्वासी लिक्विड मतलब आधी लिक्विड रहती है। ठीक है, क्या होती है? आधी लिक्विड रहती है। जस्ट अ सेकेंड।
आया समझ में? क्वासी लिक्विड या सेमी लिक्विड का मतलब फ्लूइड बिहेवियर क्यों शो कर रही है? ये सिंगर एंड निकोलसन ने शो किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, जिसका भी यूनिफॉर्म डिस्पोजिशन नहीं होता। यूनिफॉर्म मतलब कहीं कहीं पे लिपिड ज्यादा होते हैं, कहीं कहीं पे प्रोटीन ज्यादा होते हैं। Now moving ahead to the next question, assertion. A plant cell bursts if placed in water. High turgor pressure causing bursting of the plant cell. भाई because लगा दो यहाँ पे। आपको पता है, मैंने बताया था प्लांट सेल को अगर आप पानी में रख दोगे तो भाई प्लांट सेल के अंदर तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, पानी सेल के अंदर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा एंडोऑस्मोसिस की वजह से, जिसकी वजह से एक टाइम पे इतना प्रेशर हो जाएगा पानी का कि वो प्लांट का सेल बर्स्ट हो जाता है। इस टाइप के प्रेशर को हम टर्जर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्जर प्रेशर। एक प्रेशर वाटर बाहर से इंपार्ट कर रहा होता है और एक प्रेशर आपका सेल वॉल अंदर से लगा रही होती है धक्का। तो इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वो पानी में रहने की वजह से जो प्लांट सेल होता है वो बर्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है भाई। जस्ट अ सेकेंड, प्लेस्ड इन वाटर। हाँ, अगर पानी के अंदर जाएगा तो एक टाइम के बाद उसके अंदर होने तो लगेगा। क्यों भाई? हैव सेल वॉल टू काउंटर एक्ट टर्जर प्रेशर बाय एक्सर्टिंग इक्वल अमाउंट ऑफ। ओके ओके ओके, तो भाई यहाँ पे ये हो रहा है कि बाहर वाटर है, बाहर पानी है, पानी अंदर जा रहा है, किसकी वजह से? एंडोऑस्मोसिस की वजह से। किसकी वजह से? एंडोऑस्मोसिस की वजह से। तो क्या हो रहा है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, अब ये जो सेल वॉल है ना प्लांट की, ये भी इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। हमने पढ़ा है ना फिजिक्स में, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है, ठीक है। तो जितना प्रेशर आपका पानी बाहर से लगा रही होगी उतना ही सेल वॉल जो होता है प्लांट का प्रेशर अंदर से भी लगाता है, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर तो लगता है आपका, जिसकी वजह से पानी जो है प्लांट सेल के अंदर बियॉन्ड लिमिट के बाद नहीं एंटर करता है, ठीक है। बियॉन्ड लिमिट के बाद नहीं एंटर करता है, यही उसको प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग में। तो एजर्शन तो फॉल्स हुआ कि पानी के अंदर अगर आप प्लांट को रख दोगे तो हाई प्रेशर की वजह से वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो मुझे दोनों ही स्टेटमेंट गलत लगे। हाई टर्जर प्रेशर से बर्स्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर सिर्फ सिंगल रीजन को देखोगे तो वो ट्रू रहेगा, लेकिन अगर आप एजर्शन देखोगे तो वो गलत रहेगा। क्या रहेगा? एजर्शन जो देखोगे वो गलत है आपका, लेकिन जो रीजन है आपका ट्रू है, क्योंकि उसने बोला प्लांट सेल को अगर आप पानी में रखोगे तो वो बर्स्ट हो जाता है। नहीं भाई, एक लिमिट के बाद उसके अंदर पानी एंटर करना बंद हो जाता है। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, कि जितना पानी अंदर से बाहर से अंदर जा रहा है उतना ही पानी अंदर से बाहर भी जा रहा होगा। जबकि अगर टर्जर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, सेल वॉल जो प्रेशर लगा रही होती है, धक्का लगा रही होती है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तब आपका प्लांट सेल बर्स्ट हो सकता है। तो एजर्शन तो फॉल्स है, लेकिन रीजन उसका ट्रू एक्सप्लेनेशन, सॉरी रीजन ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एजर्शन ही हमारा फॉल्स हो गया। Now moving ahead with the next question, mitochondria are called powerhouse of the cell because माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो भाई हाँ जी, ऐसा ही तो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एनर्जी करेंसी को प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होती है? एटीपी होती है। एटीपी का मॉलिक्यूल जो क्या होता है उसको हम एनर्जी करेंसी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो भाई यही एनर्जी करेंसी आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसीलिए हम उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एजर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हो गए, और रीजन जो क्या हो गया? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ठीक है। वो क्रेब्स साइकिल नाम की एक फंक्शन परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके थ्रू वो फूड का ऑक्सीडेशन करके एटीपी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है।
Moving ahead with the last question, plant cell have very large vacuoles. In plant cells, vacuoles are full of cell sap. भाई reason because लगा दो यहाँ पे, because लगा दो। तो भाई रीजन करेक्ट है कि नहीं है ये बता दो भाई। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो मुझे नहीं लग रहा है। तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका। बिकॉज इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। भाई मुझे तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लगा कि लार्ज सेल वैक्यूल होता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा सेल सैप भरा हुआ होता है। अरे मैं उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी। लार्ज वैक्यूल्स इसीलिए होते हैं प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स जो होते हैं काफ़ी लार्ज इन साइज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्लांट का जितना भी मटेरियल होता है, स्टोरेज मटेरियल होता है, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, उन सबको मिला करके हम सेल सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल का सैप बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेल सैप जो होता है वो आपकी इन्हीं लार्ज वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। इसीलिए उसके अंदर इतना बड़ा वैक्यूल होता है कि वो आपका 50% ऑफ द स्पेस प्लांट सेल की कवर कर लेता है। तो भाई यहाँ पे एजर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया, और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया एजर्शन का। ठीक है, समझ में आया? लार्जर सेल वैक्यूल इसीलिए था क्योंकि जितना भी प्लांट का स्टोरेज मटेरियल होता है वो वैक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो भाई इतना सारा मटेरियल स्टोर करने के लिए उसके पास लार्ज साइज वैक्यूल होना चाहिए, इसीलिए। अब एक बात बताओ, शॉपिंग करने जा रहे हो तो बड़ा सा बैग लेकर के जाते हो ताकि सारा सामान उसके अंदर आ जाए, कि छोटा सा बैग लेकर के जाते हो जिसमें एक कपड़े के अलावा और कोई कपड़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली प्लांट सेल्स भी ऐसे ही करते हैं। तो भाई दिस वॉज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो एक बार फटाक से थम्स अप दे दो, लाइक कर दो सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि टाइम टू टाइम मैम के सारे सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ साथ में आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर्स के ये अपने शॉर्ट्स के चैनल हैं, जिसमें से मेरा शॉर्ट्स का चैनल है ये। मैंने 60 सेकेंड्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रिवाइज करवाए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो ये चैनल को भी। और अगर आपको डे टू डे नोटिफिकेशंस चाहिए, इन सारे पीडीएफ, इन सारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ साथ में अगर आपको मुझे फॉलो आउट करना है तो आप मुझे खुशबू-भाटिया इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, वहां पे फॉलो कर सकते हो। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।